हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा और संस्कृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इकाई 3 के चैप्टर 2 के। हम आपको बता दें, हम हमारे चैनल पर फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, थर्ड ईयर सभी के लिए। तो अगर आपको भी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगती है आपको और आपको कौन कौन से विषय पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। इकाई 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज हम। इकाई 1 और 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी वो प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे डाल देंगे तो आप वहाँ से देख लेना। फिर हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार, इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज हम। इकाई 3 ये भी पूरी कंप्लीट होने वाली है लगभग। बस इसके बाद चैप्टर 1 और बचेगा, चैप्टर 3 बस। ये हमारी फाउंडेशन कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश के कुछ चैप्टर बचे हैं, वो भी पूरी करवा देंगे बहुत ही जल्द। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आईएमपी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला है प्रश्न क्रमांक पहला, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ बताना है। अनुवाद किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? किसी के कहने के बाद कहना अनुवाद होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वह है किसी के कहने को स्वयं कहना, ये भी नहीं होगा। किसी के कथन की पुनरावृत्ति करना, किसी कथन का भाव व्यक्त करना, ये भाव व्यक्त करना तो नहीं होगा। किसी के कहने को स्वयं कहना, ये भी नहीं होगा। किसी के कहने के बाद कहना, मतलब किसी ने संस्कृत भाषा में कोई साहित्य लिखा है, ठीक है, और उसे किसी ने हिंदी में अनुवाद कर दिया, तो ये क्या हो गया? अनुवाद। मतलब किसी के कहने के बाद कहने का से मतलब है कि जो बात दूसरी भाषा में किसी ने कही है वो हो जाएगी स्रोत भाषा, ठीक है, और फिर वो जो कहेगा वो हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी उसकी लक्ष्य भाषा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, अनुवाद में कितनी बातों का ध्यान रखना होता है? तो अनुवाद में 3 बातों का ध्यान रखना होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, स्रोत भाषा कहते हैं। तो स्रोत भाषा किसे कहते हैं? कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद, माने कोई भाषा है उस भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद, कथित भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद स्रोत भाषा हो जाएगी। स्रोत भाषा का अर्थ क्या होता है? जिस भाषा से अनुवाद किया गया हो। जैसे संस्कृत भाषा है, उसका अनुवाद हिंदी में किया, तो कौन सी भाषा से किया? संस्कृत से, वो क्या हो गई? स्रोत भाषा हो गई संस्कृत। प्रश्न क्रमांक 5 है, अनुवाद का अर्थ क्या है? अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, यानी बदल देना। प्रश्न क्रमांक 6 है, अनुवाद का साधन क्या है? तो पारिभाषिक शब्दावली, कोश, कंप्यूटर उपयुक्त सभी अनुवाद के साधन हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वह ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, ट्रांसलेशन शब्द का निर्माण मूलतः किस भाषा से हुआ? तो इस शब्द का निर्माण हुआ था लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से अनुवाद का निर्माण हुआ था। प्रश्न क्रमांक 9 है, अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना होता है? आगे अपन ने पढ़ा था कितनी बातों का ध्यान रखना होता है? 3। तो वो 3 कौन कौन सी हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है पाठ सामग्री, समर्थक शब्द और पुनर्स्थापना। प्रश्न क्रमांक 10 है, जब अनुवाद में मूल शब्द, वाक्य आदि पर ध्यान न देकर केवल भाव या विचार पर ध्यान देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? भाव अनुवाद। क्यों? क्योंकि भाव और विचार का अनुवाद हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाव अनुवाद।
प्रश्न क्रमांक 11 है, अनुवाद का अर्थ क्या है? तो एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, अनुवाद के में किन 3 बातों का ध्यान रखना है? पाठ सामग्री, भाषा का ज्ञान और शब्दकोश। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? तो राष्ट्रभाषा हिंदी को दर्जा दिया गया। प्रश्न क्रमांक 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। प्रश्न क्रमांक 16 है, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। प्रश्न क्रमांक 17 है, अंग्रेजी भाषा में पोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। प्रश्न क्रमांक 18 है, अनुवाद का क्या अर्थ है? ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना होता है? तो पाठ सामग्री, समर्थन शब्द और पुनर्स्थापना। स्रोत भाषा का अर्थ क्या है? जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है, स्रोत भाषा हो गई। फिर प्रारूप से क्या आशय है? प्रारूप से आशय है रूपरेखा। प्रश्न क्रमांक 22 है, किसी विभाग के एक या सभी कर्मचारियों को उनके संबंधित सूचना भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? कार्यालय आदेश। प्रश्न क्रमांक 23 है, कार्यालय में सूचना और आदेशों का प्रसारण किया जाता है? तो परिपत्र में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 है, भारत नहीं है, ज्ञापन लेखन की शैली होती है? तो ज्ञापन लेखन की शैली कैसी होती? अन्य पुरुष संबंधित। प्रश्न क्रमांक 25 है, समस्या का समाधान प्रस्तुत करना विशेषता है? किसकी विशेषता है? टिप्पणी की। प्रश्न क्रमांक 26, कार्यालय आदेश की भाषा होती है? तो सीधी और स्पष्ट भाषा होती है कार्यालय की। प्रश्न क्रमांक 27 है, वर्तमान में हम किस युग में जी रहे हैं? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 28, अच्छे अनुवाद में प्रामाणिकता के लिए जरूरी है? तो वास्तविक परिशुद्धता। अगला है प्रश्न क्रमांक 29, अच्छे अनुवाद में प्रमुखता क्या होना चाहिए? तो मूल अभिव्यक्ति अच्छे अनुवाद में होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 30 है, अनुवाद की स्रोत भाषा में क्या होना चाहिए? तो शैली सुरक्षित होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 31, अनुवाद की सौंदर्यता के लिए क्या आवश्यक है कि वह प्रकृति के अनुरूप हो? प्रश्न क्रमांक 32, बैटरिंग का क्या अर्थ है? बैटरिंग का अर्थ हो जाएगा पुनः परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 33 है, एक भाषा से दूसरी भाषा में प्राप्त जानकारी को क्या कहते हैं? तो उसे अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवाद। प्रश्न क्रमांक 34 है, निम्न में से कौन सा एक अनुवाद का प्रकार नहीं है? तो सारा अनुवाद, छाया अनुवाद, आंशिक अनुवाद, भाव अनुवाद। छाया अनुवाद नहीं है, बाकी सब हैं। प्रश्न क्रमांक 35 है, एक भाषा पाठ के अर्थ को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे अनुवाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है, जब मूल भाषा को शब्द योजना या वाक्य में तोड़कर लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसा था जो शब्द जैसे थे, सीधी सीधी शब्दों का ट्रांसलेट करना क्या कहलाता है? शब्द अनुवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 37 है, जब मूल भावों को लेकर लक्ष्य भाषा को शर्त अनुसार अनुवाद किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मानुवाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 है, कंप्यूटर कार्य संपन्न कर देता है तो बहुत शीघ्र और बिना किसी त्रुटि के वह कार्य कर सकता है। अगला है, जो शब्द पारिभाषिक अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 40 है, वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। प्रश्न क्रमांक 41, जब मूल भावों को ध्यान में रखकर वाक्य विन्यास करके अनुवाद किया जाता है तो उसे
क्या कहते हैं, उसे भाव अनुवाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 42, जब दो या दो से अधिक भाषाभाषी अपने भावों को नहीं समझते तब तीसरा व्यक्ति उन भावों की व्याख्या करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अश्व अनुवाद कहते हैं। क्योंकि जब वो बात जल्दी जल्दी करते हैं तो वो हाल ही में बहुत ही जल्द क्या कर देता है, अनुवाद कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, अश्व अनुवाद। प्रश्न क्रमांक 43 है, जब मूल पाठ के सारांश का अनुवाद किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे सारा अनुवाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 है, जब मूल पाठ के अर्थ का अनुवाद किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थानुवाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 45, एक अच्छे अनुवाद में क्या होना चाहिए, तो प्रवाह होना चाहिए एक अच्छे अनुवाद में। प्रश्न क्रमांक 46 है, जिस कोश में शब्द के अर्थ, व्याकरण, स्थिति तथा पर्याय होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे शब्दकोश कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 47 है, हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है, तो उसे राजभाषा का स्थान प्राप्त है। अगला है, बाय एंड बाय की हिंदी है क्रमशः। प्रश्न क्रमांक 49, एंडोसमेंट की हिंदी है पृष्ठांकन। प्रश्न क्रमांक 50, साहित्य पत्रकारिता का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, साहित्य पत्रकारिता का श्री गणेश यानी शुरुआत कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। कंप्यूटर के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, तो मशीनी अनुवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 52 है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्रोत भाषा के कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रोत भाषा। प्रश्न क्रमांक 53 है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ किसी कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 54, स्रोत भाषा कहते हैं, तो स्रोत भाषा किसे कहते हैं, बात को दूसरी भाषा में अनुदित करना। प्रश्न क्रमांक 55 है, लक्ष्य भाषा कहते हैं, तो वह भाषा जो कथित बात को कहती है, वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है, वह भाषा जो उपचारित होती है, वह भाषा जो वैज्ञानिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 56, अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है, महानतम कार्य ये कथन किसका है, तो JSW का है। क्या है, अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ सही है ये बात भी, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते तो उसमें अनुवाद बहुत सहायता प्रदान करता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 57, सर्वप्रथम ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा द मोनियर विलियम्स ने किया था। ट्रांसलेट शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, मोरियन विलियम्स। प्रश्न क्रमांक 58 है, हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। अगला है प्रश्न क्रमांक 59, हिंदी को संविधान के अनुसार कौन सी भाषा के स्थान प्राप्त है, तो राजभाषा के स्थान प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 60, जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे व्याख्या अनुवाद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 61 है, एक ही भाषा के अंतर्गत किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाएगा, अंतभाषिक अनुवाद। प्रश्न क्रमांक 62 है, दुभाषी द्वारा किया जाने वाला अनुवाद वार्ता अनुवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 63 है, स्रोत भाषा की मूल बातों का मूल मुक्त अनुवाद कहलाता है, तो ये सारा अनुवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 64 है, इनमें से भाषा किसका साधन माना जाता है, बताओ भाषा किसका साधन है, तो विचार आदान प्रदान का। प्रश्न क्रमांक 65 है, किसी काव्य रचना या रचना का गद्य या मुक्त छंद में अनुवाद क्या कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य अनुवाद। प्रश्न क्रमांक 66 है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है देवेंद्र नाथ शर्मा का। किसका, देवेंद्र नाथ शर्मा का। क्या है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना किसका कथन है, देवेंद्र शर्मा का। अगला है प्रश्न क्रमांक 66, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के वर्गीकरण का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी।
प्रश्न क्रमांक 67 है, निम्नलिखित वाक्य में सही या गलत निशान लगाइए। तो इसमें पहला है, भाषा का प्रयोग 4 तरीके से किया जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये सही है, बिल्कुल 4 तरीके से किया जाता है। कैसे? एक तो अपन सुनेंगे, कोई बोल रहा है, दूसरा अपन बोलेंगे, कोई सुनेगा, तीसरा अपन पढ़ेंगे, चौथा लिखेंगे। फिर वह प्रश्न क्रमांक 2, अनुवाद की प्रक्रिया में कम से कम 3 भाषाएं शामिल होती हैं, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और मध्यस्थ भाषा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें 2 भाषाएं शामिल होती हैं, पहली स्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, किसी एक समूह की भाषा से दूसरे समूह की भाषा में अनुवाद करना सरल है। बताओ ये सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है। प्रश्न क्रमांक 4 है, विश्वकोश शब्दकोश से बिल्कुल भिन्न है। बताओ सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल। विश्वकोश शब्दकोश बिल्कुल भिन्न है। विश्वकोश शब्दकोश से बिल्कुल भिन्न होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, अनुवाद के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? द्विभाषी कोश। द्विभाषी कोश है क्या? बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 6, सीडी के रूप में उपलब्ध शब्दकोश को ऑनलाइन शब्दकोश कहते हैं। नहीं, ये गलत है। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, हिंदी में सभी तरह के ऑनलाइन शब्दकोश उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। 69 है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान भरिए। आजकल अनुवाद शब्द अंग्रेजी के पर्याय रूप में प्रतिष्ठित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन। अनुवाद करने में एक महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है, तो क्या करता है? कोश। प्रश्न क्रमांक 3 है, अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? संस्कृति और परंपराओं का। प्रश्न क्रमांक 4 है, अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञान होना आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है, ना कि शास्त्रीय ज्ञान होना। तो यहाँ पे हमारे सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न खत्म होते हैं। प्रश्न इकाई 1 चैप्टर 2 के। अगली वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 के IMP क्वेश्चन। बहुत ही जल्द बना देंगे हम इस पर वीडियो, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, तो इसलिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।